हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का 100 दिन का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है और उसमें जनरल अवेयरनेस की क्लास के तहत मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लास ले रहा हूं। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा वायुमंडल का स्ट्रक्चर कैसा है और आज हम लोग जानेंगे अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कि हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि ग्लोब किसे कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैप होता है ऐसे 4 कोने का मैप होता है और यहाँ पर ऐसे बने होते हैं कॉन्टिनेंट्स का। तो आप मैप को लीजिए और मैप को ऐसे फोल्ड कर दीजिए कि वो गोलाकार रूप में आ जाए। दरअसल ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का एक प्रोटोटाइप होता है, मतलब पृथ्वी के जैसा ही हूबहू उसके जैसा ही दिखने वाला एक छोटा उसका ढांचा, जिसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो वो गोल गोल सा रहता है और उसमें पूरी पृथ्वी को हम लोग दर्शाते हैं। वो छोटा सा होता है, आप लोगों ने अपने यहाँ देखा भी होगा। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आपने नक्शा देखा होगा, नक्शे को लीजिए और ऐसे गोलाकार में फोल्ड कर दीजिए, तो जो वो आकृति बनकर आएगी वो हमारा ग्लोब है। चलिए, ये तो बात हो गई ग्लोब की। अब हम लोग बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। तो अगर मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो देखिए, लैटिट्यूड्स जो होती हैं इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर, देखिए आपने मैप में कई बार देखा होगा। चलिए सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा ग्लोब है और इसमें आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लाइंस ऐसे ऐसे गई हुई हैं जो पृथ्वी को, जो हमारी ये पृथ्वी है इसको कई हिस्सों में बांटती हैं, डिवाइड करती हैं। तो ये जो रेखाएं होती हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और आपने देखा होगा कि ग्लोब में ही कई बार ऐसी भी लाइंस होती हैं जो पृथ्वी को कई हिस्सों में काटती हुई चलती हैं। इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक, हॉरिजॉन्टल होती हैं। और ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये वर्टिकल होती हैं। वर्टिकल मतलब लंबवत होती हैं, ठीक, 90 डिग्री पे वर्टिकल होती हैं या ऊर्ध्वाधर जिन्हें कहते हैं। तो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। अब आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या हैं और देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को, अगर अक्षांश रेखाओं की हम बात करें तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और देखिए, ये 0 डिग्री से शुरू होती हैं, 0 डिग्री से शुरू होती हैं और ये ऐसे जाते जाते ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ऐसे करते करते ये 90 डिग्री तक जाती हैं। आप इसको समझने के लिए आपने बचपन में चांदा देखा होगा या प्रोटेक्टर देखा होगा, जो ऐसे होता है, आप सबने मैथ में इस्तेमाल किया होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री और ये ऐसे शुरू होता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते हुए। तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर बनता है और ये नॉर्थ की ओर जाता है और ये दक्षिण की ओर 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते 90 डिग्री तक जाता है। देखिए, अब अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये जो 0 डिग्री की लाइन होती है इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं या हिंदी में इसे विषुवत रेखा कहते हैं। हिंदी में इसे विषुवत रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं इसको। देखिए, अगर हम इक्वेटर की विशेषता की बात करें तो यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है।
और देखिए, और इसकी एक विशेषता की बात करें कि यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये दो विशेषताएं हमें पता चल गई। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा होती है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, तो वो हमारी विषुवत रेखा हो जाएगी या इक्वेटर हो जाएगी। और यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी होती है। देखिए, पृथ्वी को कौन से दो बराबर भागों में बांटती है? अगर हम दो बराबर भागों की बात करें तो ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसको हिंदी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको इंग्लिश में सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये हो गया। अब इस पे देखते हैं कि ये ऐसे लाइंस जाती हैं और जाते जाते जो 23.5 डिग्री पे होती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी होती है, उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी होती है, उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। देखिए, जो सूर्य हमारा होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो हमेशा इसी हिस्से में पड़ती हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, सूर्य की किरणें इसके ऊपर क्यों नहीं जाती या इसके नीचे क्यों नहीं जाती? तो देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की ओर 23.5 डिग्री के अक्ष पे झुकी हुई है। तो इस वजह से झुकाव के कारण ही जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत 23.5 डिग्री तक ही पड़ती हैं। इसके ऊपर लंबवत किरणें नहीं पड़ती, इसके ऊपर तिरछी किरणें पड़ती हैं। अगर आप नक्शे पे बनाकर देखना चाहें तो अगर ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो देखिए ये पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है, तो इस पर यहाँ पर जो किरणें पड़ेंगी वो तिरछी पड़ेंगी और यहाँ पर जो किरणें पड़ेंगी वो सीधी पड़ेंगी। तो आप ये बात याद रखिएगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ सकती, इसके ऊपर नहीं पड़ती। तो ये हमारी बात हो गई अक्षांश रेखाओं की। अब हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी के दो हिस्सों में बांटती है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। चलिए अब देखते हैं हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाओं के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ये इस तरीके से कुछ होती हैं, यह भी काल्पनिक रेखाएं ही होती हैं। और देखिए, जो 0 डिग्री या 360 डिग्री की जो देशांतर रेखा होती है वह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। बराबर भाग में बांटती है। और वो कौन सा भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध और ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। इन दो बराबर भागों में बांटती है। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं वो जाकर मिल जाती हैं। जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं वो इस बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं और जिस बिंदु पर जाकर ये मिलती हैं उस बिंदु को पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं हिंदी में। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। तो देखिए,
ये काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी को ऐसे बांटती हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि आखिर हम लोग 0 डिग्री लेते कहां से हैं। तो देखिए, इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, और ये कहां, यह थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। इंग्लैंड में थेम्स को उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि हमारे यहाँ गंगा को पवित्र माना जाता है। तो देखिए, ग्रीनविच शहर हमारा थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है, और इससे गुजरने वाली जो रेखा है उसको हम लोग मानक रेखा या 0 डिग्री मानते हैं। तो आइए, ये तो बात हो गई देशांतर रेखाओं की। अब हम देखेंगे कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं और कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो देखिए, अगर हम यहां पर बात करें तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं होंगी। देखिए, अगर हम ऊपर से देखें, मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है या उत्तरी ध्रुव है, तो यहां पर कुछ ऐसे आकर देशांतर रेखाएं मिल रही होंगी। अगर पृथ्वी के ऊपर से हम देखें तो यहां पर कुछ ऐसे आकर देशांतर रेखाएं मिल रही होंगी। तो देखिए, ये 0 डिग्री हो गया, फिर ये 1 डिग्री हो गया, फिर ये 2 डिग्री हो गया, और ऐसे करते करते ये 360 डिग्री पर आकर खत्म होगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो 0 डिग्री से 360 डिग्री पर आकर खत्म होती हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और देखने वाली बात है कि जो हमारी 0 डिग्री होती है वही हमारी 360 डिग्री की देशांतर रेखा भी होती है। ठीक है, तो अगर हम कुल देशांतर रेखाओं की बात करें तो कुल देशांतर रेखा कितनी हो जाएंगी। कुल देशांतर रेखा तो ये 360 तो हो गई, और प्लस देखिए ये 2 बार काउंट हो गई है, 0 डिग्री और 360 डिग्री 2 बार काउंट हो गई है, तो इसमें से एक घटा देंगे तो कुल ये 359 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब देखिए, देशांतर रेखाओं से ही हम तिथि का निर्धारण करते हैं। तो अगर ये सवाल आपसे कभी पूछा जाए कि तिथि का निर्धारण किससे किया जाता है, तो याद रखिएगा, तिथि का निर्धारण देशांतर रेखाओं से किया जाता है। ठीक है, देशांतर रेखाओं से किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कुल कितनी है। तो देखिए, अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। एक तो ये 0 डिग्री हो गई, उसके बाद यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और करते करते 90 डिग्री हो जाएंगी। तो देखिए, यहां से अगर हम देखें तो कुल 90 अक्षांश रेखाएं तो ये हो गई, और ठीक ऐसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो अक्षांश रेखाएं होंगी, तो 90 तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो कितनी हो जाएंगी, ये कुल 181 हो जाएंगी। और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितनी देशांतर रेखा, कितनी अक्षांश रेखाएं हमारी होती हैं। तो कुल 181 अक्षांश रेखाएं हमारे पास है। चलिए, अब जो हम देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि भारत की अवस्थिति कहां से कहां तक है। ठीक, तो आइए देखते हैं भारत की अवस्थिति कहां से कहां तक है। तो देखिए, जो हमारा भारत है ये हमारी पृथ्वी हो गई, और इस हिस्सों में बांटा है। ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। मतलब ये पूरा हमारा उत्तरी गोलार्ध है, और ये पूरा हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, और ये पूरा हमारा पूर्वी गोलार्ध है, और ये पूरा हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। तो अगर हम भारत की अवस्थिति देखें तो भारत यहां पर है, भारत यहां पर है। तो अगर भारत की अवस्थिति की बात करें तो भारत देखिए पूर्वी गोलार्ध में है प्लस उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्व उत्तर
गोलार्ध में भारत स्थित है। ये हो गई हमारी भारत की अवस्थिति की बात, अक्षांश की बात और देशांतर की बातें। अब हम लोग देखेंगे कि दो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है और क्या होता है जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी पृथ्वी है, वैसे इतना गोल तो नहीं बन रही है। ये हमारी देशांतर रेखाएं हो गई और ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी लगभग 111 किलोमीटर की होती है। दो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर के करीब होती है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 60 नॉटिकल माइल या समुद्री मील के बराबर होती है। 60 समुद्री मील के बराबर होती है। और अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में भी इतनी ही दूरी होती है, 111 किलोमीटर के करीब ही दूरी होती है। और जब हम भूमध्य रेखा से देखिए यहां से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारी दूरी घटती जाती है, आप सब लोगों ने जीपीएस के बारे में सुना होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो अमेरिका का मैप है और हमारा रियल टाइम लोकेशन बताता है। तो वो इसी पद्धति पर, पूरी तरीके से इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। जो भारत का नाविक है, आपको पता होगा कि भारत का अपना है नाविक, और यूएस का जो जीपीएस है और चीन का बाइडू है, वो सब इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। तो देखिए, किसी चीज का पता बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी। अगर हमें कोई अक्षांश रेखा और कोई देशांतर रेखा पता है तो हम आसानी से किसी बिंदु की लोकेशन को बता सकते हैं। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, आपको इस बिंदु की लोकेशन बतानी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस देशांतर रेखा को बताना होगा और इस अक्षांश रेखा को बताना होगा, और यह बताने के बाद हम आसानी से यह दोनों बिंदु जहां पर कटेंगे वहां पर उस बिंदु का लोकेशन आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा अक्षांश और देशांतर का टॉपिक। अब अगले टॉपिक में हम लोग ये बात करेंगे कि जो हमारा भारत देश है वो किस अक्षांश से किस अक्षांश तक अवस्थित है और किस देशांतर से किस देशांतर तक अवस्थित है। उसके बाद हम लोग जानेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, भारत के पहाड़, हिमालय और अन्य भौगोलिक स्थिति के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। और इस तरीके की फ्री क्लासेस के लिए आप लोग स्टडी रूफ को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।